जय माताजी एवरीवन। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। इस श्लोक का अर्थ है, जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है उनको नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार है। Hello dear student, I am your Hindi teacher Kanchan Rathod. Now today we are going to do exercise of your chapter number 9 Ananya की डायरी। ओके, तो लेट वी स्टार्ट। आप अपने अपने हिंदी परिवेश की पेज नंबर 76 निकालिए। हिंदी परिवेश की बुक में पेज नंबर 76, जिसमें कि इस चैप्टर का अभ्यास है। अभ्यास मतलब एक्सरसाइज। बच्चों, सबसे पहले आते हैं श्रुतलेख। श्रुतलेख आपको लिखना होते हैं अपनी अपनी टेक्स्ट बुक, अपनी अपनी FNB में। बच्चों, श्रुतलेख ऐसे वर्ड होते हैं जो कि सुनकर लिखे जाते हैं। लिसनिंग एंड राइटिंग स्किल्स। जब आप स्कूल में होते हैं, जब ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो रही होती है, तब हम इनको अपनी अपनी FNB में लिखते हैं। ठीक है, तो हम आते हैं श्रुतलेख में। बच्चों, यहाँ पर श्रुतलेख में सबसे पहला वर्ड है आस्था, मैले कुचैले, दृष्टि, उत्सुकता, रुमाल, प्रार्थना, अस्पताल, निर्णय, प्रधानाचार्य, सप्ताह, स्वार्थपरता, व्यवहार, निर्दयता, निश्चय, अचंभित, मर्जी, दाखिला, परिस्थितिवश। अब ऐसा है कि हम ऑनलाइन क्लासेस में हैं, तो ये श्रुतलेख में आपको बोलकर नहीं लिखवा पाती है ना। हम हमारी ऑनलाइन क्लास में एक दो बार ट्राई भी करेंगे, ठीक है, कि हम 1, 2 या 5 वर्ड ऐसे लिखें, ठीक है, सेकेंड टर्म से। अब आते हैं हम, लेकिन आप ये पूरे FNB में लिखेंगे, श्रुतलेख FNB में लिखेंगे, ठीक है बच्चों। ये हार्ड वर्ड्स होते हैं ना। अब हम आते हैं पाठ की बात में। पाठ की बात में सबसे पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों, यहाँ मौखिक और लिखित होता है। अब मौखिक प्रश्नों का उत्तर हम हमारे ऑफलाइन क्लास में दिया करते थे। जब भी हम स्कूल में हुआ करते थे, तो इन प्रश्नों के उत्तर आपसे हर बच्चे से मैं पूछ सकती थी कि इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है, उसे मौखिक में बताइए। तो उसी चैप्टर से रिलेटेड यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। तो बच्चों, सबसे पहला प्रश्न यही है कि यह पाठ किस विधा में लिखा गया है। विधा मतलब फॉर्म, किस फॉर्म में लिखा गया है, या इस पाठ को लिखने का क्या तरीका इन्होंने अपनाया है। तो बच्चों, इस पाठ को लिखने का तरीका है डायरी विधा में। ख, आस्था ने खाने के टिफिन का ध्यान रखने के लिए क्यों कहा। आस्था ने कक्षा में कोई बच्चा खाना चुरा के खाता था, इसलिए आस्था ने टिफिन का ध्यान रखने को कहा। ग, विद्यालय के आसपास कौन घूम रहा था। विद्यालय के आसपास मैले कुचैले कपड़े पहने एक लड़की घूम रही थी। बच्चों ने किसे पत्थर मारा। बच्चों ने मैले कुचैले कपड़े पहनने वाली लड़की को खाना चोर समझकर पत्थर मारा। अब आइए लिखित प्रश्नोत्तरों। बच्चों, लिखित मतलब आपको ये लिखना है अपनी अपनी FNB में। इस प्रश्न का उत्तर तो आप इस FNB से लिख सकते हैं, और प्रश्न को आप इस FNB से लिखेंगे और इसका उत्तर क लिखिए। पेज नंबर 1 में आपकी सभी आपकी स्टडी नोट में है, ठीक है बच्चों। अगर स्टडी नोट का यूज़ हम नहीं करते तो हम ऑनलाइन क्लास में आसानी से नहीं पढ़ पाते, लेकिन अगर हम ऑफलाइन क्लास में होते तो स्टडी नोट की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इन प्रश्नों के उत्तर डिक्टेशन में लिखाए जाते हैं। लेकिन अब हम आते हैं क प्रश्न में। सोनी के माथे से खून निकलने पर अनन्या ने क्या किया। इसका उत्तर है सोनी के माथे से, सोनी उस बच्ची का नाम था। सोनी के माथे से खून निकलने पर अनन्या ने अपने रुमाल उसके माथे पर बांध दिया। ख, अनन्या क्या सोचकर उदास हो गई।
अनन्या बच्चों के व्यवहार को देखकर उदास हो गई। उसे बच्चों में स्वार्थपरता, दिखावटी व्यवहार और निर्दयता नजर आ रही थी। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 3 में। सोनी क्या काम करती थी? सोनी कूड़ा और टूटी बोतलें बीनने का काम करती थी। सोनी विद्यालय को बाहर से देखते हुए क्या सोचती थी? सोनी सोचती थी कि वह भी विद्यालय के अंदर पढ़ने जाए। अनन्या ने सोनी की मदद कैसे की? अनन्या ने चोट लगने पर सोनी को अस्पताल पहुंचाया। इसके अतिरिक्त अनन्या की मां भी सोनी की पढ़ाई का खर्चा उठाने को तैयार हो गई, जिसके कारण सोनी भी विद्यालय जाकर पढ़ने लगी। इस प्रकार अनन्या ने सोनी की मदद की। अब हम आते हैं सही उत्तर चुनकर सही का चिन्ह लगाइए। बच्चों, यह प्रश्न जो भी हैं 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी अगर आगे आते हैं तो ये सब आप टेक्स्ट बुक में करेंगे, ये आप FNB में नहीं करेंगे। तो क प्रश्न उत्तर। प्रश्न क, कुछ बच्चों ने तारों के घेरे के पास किसे देखा? सोनी को। सोनी विद्यालय में पढ़ने क्यों नहीं जा पाती थी? सोनी के माता पिता की गरीबी के कारण। डॉक्टर ने सोनी को ठीक होने के लिए कितना समय बताया? 1 सप्ताह का। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 3 में। बच्चों, प्रश्न नंबर 3 जो आपका फेवरेट पार्ट होता है, जो कि हम वर्कशीट में भी करते हैं। यहाँ पर आपको पठित गद्यांश दिया हुआ है, मतलब कि इसी चैप्टर से दिया हुआ एक गद्यांश इस बॉक्स में दिया हुआ है। यह आपको पढ़ के नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आज एक अजीब सी घटना हुई। आधी छुट्टी के समय सभी बच्चे अपनी अपनी कक्षा के बाहर खेल रहे थे। कुछ अपने विद्यालय के मित्रों के साथ खाना खा रहे थे। तभी कुछ बच्चों ने देखा कि तारों के बने घेरे के पास से मैले कुचले कपड़े पहने एक लड़की बच्चों को ललचाई दृष्टि से देख रही है। उसे देखकर ही कुछ बच्चे हाथ में पत्थर लेकर उसकी तरफ भागे। बच्चों को अपनी ओर आता देखकर वह भागने लगी। तभी रोहन ने एक पत्थर उस लड़की की ओर फेंका। पत्थर उसके माथे पर लगा। पत्थर लगते ही उसके माथे से खून बहने लगा। वह लड़की बेहोश होकर गिर पड़ी। प्रश्न 1, सभी बच्चे कहाँ खेल रहे थे? सभी बच्चे अपनी अपनी कक्षा के बाहर खेल रहे थे। बच्चे हाथ में पत्थर लेकर किसकी तरफ भागे? मैले कुचैले कपड़े पहनी एक लड़की की तरफ बच्चे भागे। बेहोश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बच्चों, उपसर्ग एक ऐसा व्याकरण का पार्ट है जिसमें आपको जो शब्द से जुड़कर, मतलब अर्थ वाले शब्द से जुड़कर उस शब्द का रूप बदल देता है और अर्थ भी बदल देता है। जैसे कि बेहोश, बेहोश शब्द में से आपको उपसर्ग अलग करना है। तो होश, बे, इसमें बे जो है वो उपसर्ग है। तो बे प्लस होश, आपको बस उपसर्ग अलग करके लिखना है। तो इसमें बे उपसर्ग है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले प्रश्न में है ललचाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो बच्चों, इसमें भी 2 शब्दों से मिलकर एक शब्द बना है। इसमें भी एक शब्द पूरा अर्थ रखता है और दूसरा शब्द प्रत्यय है, जिसके जुड़ने से इस शब्द का रूप और अर्थ दोनों बदल गया। जैसे इसमें है लालच प्लस आई, ललचाई। ठीक है, तो इसमें आई प्रत्यय शब्द है। अब आ जाइए भाषा की बात। भाषा की बात, 1, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैं सुबह अस्पताल पहुंची। इस वाक्य में सुबह क्रिया विशेषण है, क्योंकि यह विशेषता बता रहे हैं। क्रिया की विशेषता मतलब ये कि वह क्रिया सुबह के समय हुई है, क्योंकि सुबह शब्द से पता चलता है कि क्रिया कब हुई है। ठीक है बच्चों, नीचे दिए वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो बच्चों, आपकी इस टेक्स्ट बुक में, इस पेज में, ये प्रश्न में नीचे दिए वाक्यों में क्रिया विशेषण जो ढूंढना है उस पर आपको रेखा बनानी, मतलब कि नीचे लाइन खींचनी है। जैसे आज एक अजीब सी घटना हुई।
यहाँ पर विशेषण, क्रिया विशेषण अजीब सी। बच्चे कहाँ के बाहर खेल रहे थे, कक्षा के बाहर खेल रहे थे। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण है बाहर। मैं देर तक खड़ी रही, यहाँ पर क्रिया विशेषण है देर तक। वह झटपट तैयार हो गई, यहाँ क्रिया विशेषण है झटपट। ठीक है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब आ जाइए अगले के प्रश्न में। अगले प्रश्न में जो शब्द दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं वे समुच्चय बोधक कहलाते हैं। सही समुच्चय बोधक द्वारा वाक्यों को पूरा कीजिए। बच्चों, समुच्चय बोधक प्रश्नों को हमने अभी पढ़ लिया है। ठीक है, तो हम इन्हें समझ पाएंगे। जैसे कि मन में विचार आया डैश, देखूं आखिर वह लड़की कौन है। तो मन में विचार आया कि देखूं आखिर वह लड़की कौन है। तुम्हें स्कूल में पढ़ने का मौका मिले डैश, क्या तुम पढ़ोगी। तो यहाँ पर आएगा तो। ठीक है, तुम्हें स्कूल में पढ़ने का मौका मिले तो क्या तुम पढ़ोगी। अगला, वहां प्रधानाचार्य डैश, कई अध्यापिकाएं भी आ गई। वहां प्रधानाचार्य और कई अध्यापिकाएं भी आ गई। सेजल बीमार थी डैश, स्कूल नहीं आई। सेजल बीमार थी इसलिए स्कूल नहीं आई। मैंने उसे बहुत समझाया परंतु वह नहीं माना। समुच्चय बोधक मतलब कि दो शब्दों के बीच में आप एक शब्द को जोड़कर उन शब्दों को में संबंध बनाएं, समुच्चय बोधक। अब आ जाइए, एक मूल शब्द से बनने वाले शब्दों का एक शब्द परिवार होता है। जैसे कि दिए गए शब्दों से नए नए शब्द बनाएं। धनी, धन से धनी, क्षण से क्षणिक, दिन से दिनांक, धनवान से धनाढ्य। इसी तरह से धनी, क्षणभंगुर और प्रतिक्षण, क्षणभंगुर और प्रतिक्षण। ओके, नेक्स्ट दिनांक में दिनांक, दिनों-दिन, प्रतिदिन। अब आते हैं अगले में, इसके नए नए शब्द, मतलब एक शब्द से बनने वाले नए नए शब्द। घर में आएगा यहाँ पे घरेलू, घरौंदा और घर-बार। शिक्षा, शिक्षक, शिक्षित और शिक्षार्थी। ठीक है, इस तरह से एक शब्द से बनने वाले कई शब्द हैं, लेकिन इनके अर्थ और रूप अलग है। अब आ जाइए 4 नंबर पे। उदासीनता शब्द उदासीन में ता जोड़कर और खुशी शब्द खुश में ई जोड़कर बनी है। मतलब यहाँ भी आपको प्रत्यय और उपसर्ग ही जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर ता और ई दोनों प्रत्यय हैं, प्रत्यय के रूप हैं जिनसे आपको 4 शब्द लिखना है। जैसे ता से बनता है प्रसन्नता, कठोरता, वीरता और समानता। ई से बनता है दुखी, बेचैनी, स्वार्थी, गरीबी, अमीरी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। कोष्टक में दिए शब्द के सही रूप द्वारा वाक्य पूरे कीजिए। मैंने कभी खाना नहीं चुराया, चुराना का उन्होंने चुराया बनाया। आज मैं सुबह सुबह अस्पताल डैश पहुंची। क्योंकि बच्चों आपको इन वाक्यों को पूरा करना है उसके सही शब्द के साथ, तो यहाँ पहुंचना नहीं, पहुंची आएगा। सोनी की आंखों में चमक आ गई मतलब खुश हो गई वो। मैंने तुरंत उसका माथा अपने रुमाल से कसकर बांधना मतलब बांधा। अगला, कसकर बांधा या बांधा। मैं कई दिन बाद डायरी लिख रही हूँ। प्रश्न 6, नीचे दिए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। शिक्षा, डायरी, उदासीनता, अचंभित, आंख। शब्दकोश मतलब कि आपको अ आ ई के क्रम में इसको लिखना है। तो शब्दकोश में सबसे पहले अ आएगा, अचंभित, फिर आएगा आ, आंख,
फिर उदासीनता, फिर डायरी, आखिरी में शिक्षा। इसी तरह से यहाँ भी अभाव, गरीब, चोर, दिखावटी और अंत में संतोष। यहाँ भी अगर आप शब्दकोश से लिखेंगे तो पहले आएगा उत्सुकता, तेज, निर्दयता, बेहोश और ललचाई। यहाँ पर आएगा कोशिश क, क्षण छ, परिस्थिति प, हलचल मह, मर्जी म। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए मूल्यपरक प्रश्नों में। मूल्यपरक प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जिनको आपको अपने विचारों में लिखना होता है, उन्हें समझकर। जैसे कि आपके विचार से पढ़ने और खेलने की उम्र में काम करना क्या सही है, इसके बारे में आप खुद अपनी CCW नोटबुक में लिखें। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपकी हिंदी सुधारने के लिए, आपके विचारों को खोलने के लिए और सोचने के लिए। आप किसी गरीब की मदद कैसे करेंगे, तो अपने शब्दों में लिखिए बच्चों अपनी CCW नोटबुक में। बच्चों से मजदूरी कराना अपराध है, आपके विचार से बचपन बचाने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट ने, सरकार ने बहुत सी शिक्षा से रिलेटेड बहुत सी सुविधाएं दी हैं कि गरीब लोग कैसे पढ़ सकते हैं, गरीब लोग अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे बिना पैसों के। जैसे कि सरकारी स्कूल्स, आप जानते हैं कि हर जगह हर क्षेत्र में सरकारी स्कूल होते हैं, तो ये सरकारी स्कूल उन्हीं बच्चों के लिए, उन्हीं गरीब बच्चों के लिए खोले जाते हैं सरकार की तरफ से, ताकि उनके बच्चों के पास अगर उनके माँ बाप को पास पैसे नहीं हैं तो वो अपने बच्चों को पढ़ा सकें। सरकारी अस्पताल और सरकारी स्कूल उन गरीब लोगों के लिए हैं जो कि पैसे नहीं दे पाते, पैसे उनके पास नहीं होते। तो इस तरह से आप अपने विचार इन 2-3 लाइन में CCW नोटबुक में लिखिए। अब आते हैं सोच समझ की बात। बच्चों, यह भी आपको CCW नोटबुक में करने का एक वर्क है, एक कार्य है। शिक्षा पाना प्रत्येक बच्चे का अधिकार है, इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। तो बच्चों, हर बच्चे को शिक्षा पाने का अधिकार है, क्योंकि वह अपनी जो शुरुआत करता है वो बचपन से बाल रूप में धीरे धीरे बड़े होके करता है। तो बड़े होते होते उस बच्चे में शिक्षा भी आ जाना चाहिए, वो शिक्षित भी हो जाना चाहिए। इस तरह से आप शिक्षा के महत्व को इस उत्तर में लिखिए। दूसरा, बाल श्रम की जगह दस्तकारी के प्रति बच्चों को उत्साहित करना उचित होगा, कक्षा में चर्चा की। दस्तकारी मतलब कि वही चीज़ है, शिक्षा प्राप्त करना। दस्तकारी मतलब कोई ऐसी चीज़ सीखना जिससे बच्चे प्रोत्साहित हो। ओके, मतलब मानकर चलो अगर कोई बच्चा शिक्षा प्राप्त करने में असफल है और उसको ये शिक्षा में इंटरेस्ट नहीं है या पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है, तो वो कुछ ऐसा कार्य करे जिससे वो अब जीवन में कुछ कमा सके। ठीक है, तो दस्तकारी मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ सीखना, जैसे कि टोकरी बनाना सीखना या फिर कुछ पेंटिंग सीखना, ड्राइंग सीखना, ताकि वह अपना कुछ कार्य शुरू कर सके। ठीक है, दस्तकारी मतलब वो होता है। नेक्स्ट मतलब अपनी स्किल्स बढ़ाना, दस्तकारी। कुछ करने की बात, सभी बच्चों को समान अवसर मिलना चाहिए, इस विषय पर एक उल्लेख लिखिए। बहुत अच्छा है, आप इस पर विचार कीजिए और इसके बारे में कुछ लिखिए। प्रतिदिन अपनी डायरी में उस दिन होने वाली विशेष घटना को लिखिए। बच्चों, अब आप चाहें तो अपनी डायरी बनाइए। ठीक है, उस डायरी में आप क्या चीज़ें लिखेंगे यह भी जान लीजिए। डायरी लिखने से पूर्व उस दिन की तिथि अवश्य लिखिए। डायरी को सरल भाषा में लिखिए। यदि कहीं बाहर जाकर घूमने की डायरी लिखनी है तो स्थान का नाम भी अवश्य लिखिए, मतलब आप कहीं घूमने गए हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। अब आइए अगले प्रश्न में। आपके घर के आसपास भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो अनपढ़ हैं, उन्हें अक्षर ज्ञान कराने का प्रयास कीजिए। मतलब कि अगर आपको लगता है कि आप सक्षम हैं कि उन छोटे छोटे बच्चों को, जो आपके आसपास गरीब बच्चे हैं जो आसपास रहते हैं, उनके मम्मी पापा घर में काम में और मतलब कमाने में लगे हैं और उनको बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं, तो उन बच्चों को आप अक्षर ज्ञान दीजिए। ये बहुत अच्छा कार्य है, यह समाज सेवा का कार्य है।
अब आ जाइए कुछ करने की बात। ये हमने कर लिया है। अब आते हैं सूचना लेखन में। बच्चों, सूचना लेखन आप टर्म 1 में कर चुके हैं, तो ये बहुत ही आसान है आपके लिए। तो बच्चों, नीचे दी गई सूचना को ध्यान से पढ़िए और यहाँ पर आपकी पानी की बोतल विद्यालय में खो गई है, उसके बारे में सूचना लिखिए। ये बहुत ही आसान सूचना लेखन है, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ टर्म 1 में। तो बच्चों, अब आइए अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश एक ऐसा गद्यांश होता है जिसको आपने कभी पढ़ा नहीं है और आपकी टेक्स्ट बुक में हो, ठीक है। तो ये अपठित गद्यांश आप टेक्स्ट बुक से नहीं होता है, टेक्स्ट बुक में नहीं होता है और ये आपको आता है कहीं और, किसी और टेक्स्ट बुक से। तो इस अपठित गद्यांश को पढ़ के नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर आपको खुद देने हैं, स्वयं देने हैं। तो बच्चों, यह कार्य आप अपनी टेक्स्ट बुक में कीजिए और जिन कार्यों को मैंने आपको CCW नोटबुक में कहा है वो CCW नोटबुक में कीजिए। तो धन्यवाद बच्चों, यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। बाकी हम हमारी ऑनलाइन क्लास में मिलते हैं। नमस्ते।